Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be studying fourth chapter of social science where we'll discuss about micro teaching and how the planning is done for teaching social science. So let us begin. Planning and teaching social science. Micro teaching. Micro teaching is a teaching technique that allows teachers to practice and improve their teaching skills by delivering a short lesson, usually 5 to 10 minutes, to a small group of students, typically with peers or a few real learners. This method provides a controlled environment for teachers to focus on specific teaching aspect, receive feedback and refine their approach. तो हम लोग इस चैप्टर में माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक होता है जिसमें टीचर जो होता है प्रैक्टिस करता है अपना टीचिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, और ये बहुत ही शॉर्ट लेसन होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे 5 से 10 मिनट का एक क्लास लेते हैं, छोटे ग्रुप एक स्टूडेंट्स का होता है या पियर्स का होता है, उनको वो पढ़ाते हैं ताकि उनको फीडबैक मिले और वो ये समझ पाएँ कि उनको अपने टीचिंग में क्या चेंज करना है कि वो आगे टीचिंग और अच्छे से कर सके. की फीचर्स क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है वो 5 से 10 मिनट का. स्मॉल ग्रुप होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है ट्रेनीज़ का या फिर स्टूडेंट्स का. फोकस स्किल, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसी के ऊपर फोकस रहता है. क्वेश्चनिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, सब कुछ इज़ बेस्ड ऑन दैट कंटेंट. देन फीडबैक ओरिएंटेड होता है, जैसे ही आप पढ़ा लेते हो उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है और अपने टीचिंग अप्रोच को आप फिर रिफाइन कर सकते हैं उसके हिसाब से. फिर रिपीटिशन, अगर आपको लगता है कि आपके फीडबैक में आपको बहुत नेगेटिव मिला है या फिर आपको लगता है कि आपकी टीचिंग का जो एक स्ट्रैटेजी आपने मेंटेन किया था, टेक्निक यूज़ किया था, वो ठीक नहीं था, उसको मॉडिफाई करके फिर से हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो ये है माइक्रो टीचिंग का साइकिल, जहाँ पे सबसे पहले होता है प्लानिंग, जहाँ पे प्लानिंग किया जाता है क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक उनको कवर करना है. फिर पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद फीडबैक लिया जाता है. अगर फीडबैक में उनको लगता है कि कुछ उनको चेंजेस करना है तो रीप्लान किया जाता है. रीप्लान के बाद रीटीच होता है, जहाँ पे फिर से पढ़ाया जाता है, और रीटीच के बाद फिर से री फीडबैक लेते हैं. अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो फिर से ये प्रोसेस जो है साइकिल की तरह चलता रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड माइक्रो टीचिंग साइकिल. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि टीचर का जो स्किल है वो क्वेश्चनिंग से और मैनेजमेंट से और फीडबैक से वो अपने स्किल को और इम्प्रूव कर सके. सेल्फ रिफ्लेक्शन, उनको खुद के टीचिंग के ऊपर एक रिफ्लेक्शन मिलता है जहाँ पे उनको अपना परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जब वो रिपीटेडली क्लास लेते हैं, री टीच होता है, री फीडबैक होता है, फिर प्लान होता है, तो इस वजह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. और एक प्रैक्टिकल लर्निंग है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्मॉल ग्रुप बच्चों को या फिर अपने ही प्योर्स को पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक प्रैक्टिस आ जाता है, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग उसमें मिल जाता है. स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग. पहला है प्लानिंग. इस स्टेप में टीचर जो होता है वो माइक्रो टीचिंग सेशन के लिए कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करेगा उस पर प्लानिंग करता है. तो वो टॉपिक सिलेक्ट करता है, उसका गोल क्या है, उस टॉपिक से वो क्या बच्चों को सिखाना चाहता है वो गोल देखता है. टीचिंग मटेरियल अगर उसको कुछ चाहिए वो रेडी करता है. लेसन का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, क्या एक्सप्लेन करना है, क्या कंक्लूजन देना है, वो पूरा रेडी करते हैं. और टाइम मैनेजमेंट, उनका जो टाइम लिमिट होता है उसके हिसाब से उनको ये कंप्लीट करना है, वो पूरा प्लानिंग करते हैं. फिर सेकंड आता है टीचिंग, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चों को एंगेज रखते हैं, अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं. फिर स्टूडेंट को मॉनिटर करते हैं, अगर उनको कुछ लेसन में प्रॉब्लम चाहिए, उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको हेल्प करते हैं, उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं. और टाइम अवेयरनेस, वो मेक श्योर करते हैं कि जो लेसन है वो फ्लो में जाए पूरा स्मूथली और टाइम के हिसाब से जाए. फिर है फीडबैक, जिसमें लेसन ख़त्म होने के बाद एक फीडबैक मिलता है पीयर से, मेंटोर से या फिर स्टूडेंट से, जहाँ पे कि पीयर ऑब्जर्वेशन जो होता है, उनको उनका एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी ठीक था या नहीं, उनका क्लैरिटी था या नहीं इंस्ट्रक्शन में, वो पता चलता है. सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के डिलीवरी कैसी थी, पेसिंग कैसी थी, इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ क्या था, उनको वो पता चलता है. और एक फीडबैक सेशन में उनको पता चलता है कि जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं तो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हैं वो. नेक्स्ट टीचिंग जब वो करें उनको किस किस स्किल्स में अपना इम्प्रूवमेंट डालना है, क्या उनको मटेरियल ज़्यादा यूज़ करना है या उनको प्रेजेंटेशन थोड़ा कलरफुल बनाना है, तो उस चीज़ पे एक पूरा फीडबैक मिलता है. फीडबैक के बाद, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद, लेसन प्लान को फिर एडजस्ट किया जाता है, जिसको रीप्लानिंग बोलते हैं, जिसमें फीडबैक को एनालाइज करके टीचिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है इफ़ नेसेसरी. मटेरियल को एडजस्ट किया जाता है इफ़ नेसेसरी. उसके बाद एक स्मूदर फ्लो ऑफ प्लान फिर से स्टार्ट होता है. रीटीचिंग में फिर से उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, रीप्लानिंग के बाद फिर से रीटीच किया जाता है, जिसमें फीडबैक फिर से लिया जाता है. तो वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने के बाद
उसको फिर से लेसन को वो पढ़ाते हैं, फिर से रीप्लान करने के बाद उस चैप्टर में कुछ कुछ अरेंजमेंट्स करके चेंजेस करके वो फिर से पढ़ाती हैं। फिर जो जो उनको फीडबैक मिला था तो उसके हिसाब से वो दूसरा मेथड या रिसोर्सेज या अप्रोच यूज़ करती हैं फीडबैक के हिसाब से। फिर स्टूडेंट का फिर से एंगेजमेंट वो मॉनिटर करती हैं। रीटीच के बाद फिर से फीडबैक मिलता है उनको, जिसमें पता चलता है कि क्या फर्दर उनका भी ठीक हुआ, क्या इंप्रूवमेंट हुआ या फिर फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये साइकिल फिर से चलता है। तो फीडबैक मिलता है उनको फिर से सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलता है एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वो करते रहते हैं ग्रेजुअली। फिर है माइक्रो टीचिंग सेशन एग्जाम्पल। टॉपिक है टीचिंग वोकेबलरी थ्रू फ्लैश कार्ड्स। ड्यूरेशन है 10 मिनट्स। क्लास है 8th ग्रेड। टीचिंग स्किल फोकस है यूजिंग फ्लैश कार्ड फॉर वोकेबलरी टीचिंग। तो इसमें क्या किया है, प्लानिंग में टीच 5 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स, उनका ये प्लानिंग है, ये एग्जाम्पल दिया है माइक्रो टीचिंग का। तो प्लानिंग क्या था, 5 न्यू वोकेबलरी वर्ड जैसे एक्सपेडिशन, इनोवेशन, इलेक्ट्रिक, जेलस एंड फॉर्मिडेबल। फिर फ्लैश कार्ड में ये वर्ड्स जो है वो बच्चों को पिक्चर्स दिखाया गया या फिर वाइट बोर्ड में दिखाओ मार्कर से लिख के। लेसन आउटलाइन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन 2 मिनट का, प्रेजेंटेशन 6 मिनट का, प्रैक्टिस 2 मिनट का एंड कंक्लूजन। फिर टीचिंग स्टार्ट होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन में 2 मिनट में बच्चों को, स्टूडेंट को ग्रीट किया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फ्लैश कार्ड्स का बताया जाएगा, फिर एक वर्ड प्रेजेंट करेंगे इसमें से कोई एक। फिर प्रेजेंटेशन में 6 मिनट्स में वो और सारे वर्ड जो उन्होंने डिसाइड किए वो प्रेजेंट करेंगे बच्चों के पास। फिर प्रैक्टिस 2 मिनट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पूछा जाएगा वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, बच्चों को एनकरेज किया जाएगा। फिर फीडबैक होगा, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बताएंगे कि उनका कैसा फीडबैक है पढ़ाई में, जो टीचर ने पढ़ाया है क्या वो सही था, क्या वो ठीक था, क्या लेसन प्रॉपर, जो उनको जो टीचर बताना चाहती हैं क्या बच्चे वो चीज़ समझ पा रहे थे, उस पर उनको फीडबैक मिलता है। फिर वो रीप्लान करती हैं कि इस बार स्टूडेंट्स को ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊँगी, कि स्टूडेंट को अगर वर्ड बहुत डिफिकल्ट लगा तो मैं एक बेसिक वर्ड से स्टार्ट करूँगी। फिर वो रिवाइज़ करती हैं अपना लेसन। रिवाइज़ करने के बाद रीटीच करती हैं, वो फिर से पढ़ाती हैं और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देती हैं और क्लियर फ्लैश कार्ड्स यूज़ करती हैं और स्टूडेंट्स को पेयर में फिर रखती हैं ताकि वो ईजिली वर्ड्स को ग्रैस्प कर सके। फिर फीडबैक उनके पास आता है कि उनको फर्दर कुछ और उसमें चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। फिर है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। एडवांटेजेस क्या है, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट हो गया, आपने प्रैक्टिकली किया क्लास में तो आपके डेवलपमेंट हुआ स्किल में, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है आपको, तो पता चलता है कि आपको कुछ इंप्रूव करना है या नहीं करना है या फिर कुछ एक चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस कर पाते हो। जो टीचर्स है उनका टीचिंग टेक्निक और क्वेश्चनिंग की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं कि उनको किस किस चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, उस तरीके से वो अपना पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीचर्स कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज विदाउट द फियर ऑफ फेलियर। उनको फेलियर का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको पता है माइक्रो टीचिंग है तो उनको बार बार मौका मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड स्कोप ऑफ कंटेंट, क्योंकि लेसन जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसलिए बहुत छोटा टॉपिक, बहुत ही कम कंटेंट इसमें कवर हो पाता है। अनरियलिस्टिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, किसी भी क्लास में 5-10 बच्चे तो होते नहीं है, कुछ भी हो 40-50 होते हैं, तो एक अनरियलिस्टिक क्लासरूम एनवायरनमेंट हो जाता है, जहाँ पे मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली क्लास में होते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शंस होता है, स्टूडेंट्स बात करते हैं बीच बीच में, कुछ एक प्रॉब्लम होता है, वो सब इसमें नहीं होता है, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है। और ओवर एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक स्किल, सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स पे ही हम लोग ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे कम है, फीडबैक भी कम आएगा, उसके हिसाब से कम स्किल्स में ही फोकस जाएगा। लिमिटेड स्टूडेंट फीडबैक मिलेगा, जैसे मैंने बताया जितने कम स्टूडेंट उतना कम फीडबैक, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलेगा। टाइम कांस्टेंट, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट है तो टीचर को ज़्यादा इनफ टाइम नहीं मिलता अपना लेसन और डेवलप करने के लिए। आर्टिफिशियल सेटिंग है, ये एक आर्टिफिशियल सेटिंग है ताकि टीचर अपने आप को डेवलप करे, बट आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल होने से क्या होता है, जो रियल प्रॉब्लम है वो उनको पता नहीं चलता। लैक ऑफ रियल वर्ल्ड टीचिंग प्रैक्टिस, जैसा मैंने अभी बताया आपको, रियल जो उनको टीचिंग है बच्चों में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट और पीयर का माइंडसेट बहुत अलग होता है। आप जिस ग्रुप को पढ़ा रहे हो उनका माइंडसेट और आपके एक्चुअल बच्चों के जो क्लास के बच्चों का माइंडसेट अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है इनका जो क्वेश्चनिंग है उनका वैसा वैसा ही क्वेश्चनिंग हो, तो कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, तो उनको रियल जो वर्ल्ड टीचिंग प्रैक्टिस है वो नहीं मिलता। प्रेशर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड, टीचर कभी कभी नर्वस फील करता है क्योंकि उनको ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत ही कम लोग होते हैं, तो बहुत उनको एक कभी कभी कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनको ये विच कैन अफेक्ट देयर नेचुरल टीचिंग स्टाइल, इस वजह से उनके नेचुरल टीचिंग स्टाइल और परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या क्या फेजेस है माइक्रो टीचिंग में, पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज,
जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्वायर द थियोरेटिकल नॉलेज नीडेड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। एक्टिविटीज़ क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द टीचिंग स्किल। टीचर जो होता है वो लर्न करता है अबाउट वेरियस टीचिंग स्किल, जैसे क्वेश्चनिंग, लेसन प्लानिंग, टीचिंग एड्स कैसे यूज़ करना है लेक्चर्स के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग मेथड, वो टीचिंग मेथड समझ पाते हैं। टीचर्स आर इंट्रोड्यूस टू द टेक्निक एंड स्ट्रैटेजीज दे विल इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द माइक्रो टीचिंग सेशन। स्टडी ऑफ माइक्रो टीचिंग प्रोसेस, उसके बाद वो माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली। इसका आउटकम क्या होता है, टीचर जो होता है एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू इफेक्टिवली प्लान, वो समझ पाते हैं कैसे हमें एक्चुअल क्लास में प्लानिंग करना है या फिर डिलीवर करना है अपना जो भी हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो पहला है नॉलेज ऑफ एक्विजिशन फेज, नॉलेज वो लोग एक्वायर करते हैं अबाउट माइक्रो टीचिंग। फिर है स्किल एक्विजिशन फेज, यहाँ पे वो लोग स्किल सीखते हैं टीचर्स, लेसन प्लानिंग करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं और फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन मिलता है। तो इससे उनका जो स्किल है वो डेवलप होता है, उनको पता चलता है कि कैसे जब मैं रियल टाइम में पढ़ाऊँ तो मुझे क्या क्या स्किल्स यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं। ट्रांसफ़र फेज़, यहाँ पे ट्रांसफ़र दी एक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज टू द रियल क्लासरूम, वो जो भी सीखा उन्होंने अब वो उसको नए अपने खुद की जो रियल क्लासरूम है उसमें उसको ट्रांसफ़र करेंगे। एक्टिविटीज़ कैसे, रीटीचिंग करके, रियल क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन, जो जो उनको फीडबैक मिला था उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करके फिर क्लास में पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, क्लासरूम का सेटिंग बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। अब माइक्रो टीचिंग स्किल्स, क्या क्या स्किल्स हैं माइक्रो टीचिंग के। स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मतलब टू क्रिएट क्लियर, मेजरेबल एंड अचीवेबल लर्निंग गोल फॉर स्टूडेंट्स। की फोकस क्या है, राइट ऑब्जेक्टिव दैट स्पेसिफाई व्हाट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द लेसन। यूज एक्शन वर्ड्स, verbs, ensure objectives and specific, measurable, achievable, relevant and time bound। ठीक है, तो इसमें क्या है, माइक्रो टीचिंग में पहला स्किल क्या, स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है वो बच्चों को सिखा पाते हैं, सिखाना है टीचर्स को। फिर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, कैसे लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट आए बुक में, कुछ भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसको कैसे आप बच्चों को इंटरेस्ट लाओगे उनका। रिलेट द लेसन टू रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन से बच्चों को अपने उस टॉपिक को कंपेयर करके बताओ ताकि बच्चे और ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो इस तरीके से हमें क्लास को इंट्रोड्यूस करना है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से स्टूडेंट्स को मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो हर चीज़ बड़े क्लियरली समझ पाएँ। जैसे बिगनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यूज़ करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट करना, प्यूपिल का अंडरस्टैंडिंग कैसे, बार बार क्वेश्चंस पूछ के उनका फीडबैक लेके फिर उनका फ्लुएंसी चेक करना, और जो वर्ड्स क्लियर नहीं है उसको अवॉइड करके उनको सही वर्ड समझाना। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन का स्किल जो है वो टीचर का इम्प्रूव होता है। फिर स्किल ऑफ स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन, क्लासरूम क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर करना है, उसको क्या करना है कि उनको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। ओपन एंडेड जिसका आंसर सिर्फ येस या नो नहीं होता, बच्चे अलग अलग टाइप का आंसर देते हैं, आपको उसमें से सही आंसर जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करना है। क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, लेसन का ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करना चाहिए, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बच्चों की एबिलिटीज़ के हिसाब से बढ़ना चाहिए। इस तरीके से वो क्लास को पूरी तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, किस तरीके से बच्चों को क्लास में एंगेज करके रखना है, उनका अटेंशन खींच के रखना है, अपना पोजीशन क्लासरूम में बच्चों के हिसाब से चेंज करते रहना, वैसा जेस्चर होना, फेशियल एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व रहें। स्पीच का पैटर्न, इंटोनेशन चेंज होना, फोकसिंग, उनका बच्चों का जो फोकस है, बच्चों का एक मतलब जैसे एक टॉपिक स्टार्ट किया उस पर लाओ, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया तो उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करो कि बच्चों का फोकस लगा रहे। चेंज इन द इंटरेक्शन स्टाइल, कैसे कैसे आपका जो इंटरेक्शन है उसको किस तरीके से चेंज करना है। जैसे टीचिंग ग्रुप इंटरेक्शन, टीचर ग्रुप इंटरेक्शन में एंगेज करना है क्लास को। टीचर प्यूपल इंटरेक्शन, जहाँ पे इंडिविजुअल को या स्मॉल ग्रुप के साथ डिस्कशन करना। प्यूपल प्यूपल इंटरेक्शन, जहाँ पे बच्चों को बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके एक्टिविटी कराना। पॉजिंग, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पॉज करना और बच्चों को क्वेश्चन पूछना। ये हो गया स्टिमुलस वेरिएशन। फिर इलस्ट्रेटिंग एन एग्जाम्पल, किस तरीके से हम लेसन को क्लियरली समझाने के लिए एग्जाम्पल कैसे यूज़ करें, रेलिवेंट सिंपल रिलेटेबल एग्जाम्पल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उससे जो है वो टॉपिक मीनिंगफुल बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए और बच्चे उस कॉन्सेप्ट के लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। फिर है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, किस तरीके से एनकरेज करना है बच्चों को उनका बिहेवियर और एनहांस करने के लिए उनका लर्निंग, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है हमें, और करेक्ट आंसर पे उनको, गुड बिहेवियर पे हमें उनको किस तरीके से एक्नॉलेज करना है, उनके जो भी वो बोलते हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है हमें। एंड यूज़ वेरिड फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जैसे वर्बल प्रेज करके, रिवॉर्ड दे के, फिर उस तरीके से उनको थम्स अप दे के उनको और कैसे रीइंफोर्स करना है।
यूजिंग ब्लैक बोर्ड किस तरीके से यूज़ करना है, क्लियरली एंड लेजिबली हमको लिखना है, जो जो बच्चों को हम चाहते हैं फॉलो करें। बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग, डायग्राम जो भी ज़रूरी है उसको उस तरीके से हम लोग पोर्ट्रे करें कि बच्चे समराइज़ करके उसको समझ पाएँ। डायग्राम बनाना, इलस्ट्रेट करना कॉन्सेप्ट्स को, इस तरीके से उनको ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है। वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके पढ़ाई के साथ, ताकि बच्चे और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। देन वी हैव प्लानिंग बाय टीचर्स। प्लानिंग जो होता है बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है टीचर का, क्योंकि उनको कितने सारे चैप्टर्स कवर करने होते हैं, तो उसके लिए उनको ईयरली प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान सब कुछ बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इफेक्टिवली अपने क्लास को वेल स्ट्रक्चर्ड कर सकें और लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकें। तो पहला है एनुअल प्लानिंग। एन एनुअल प्लानिंग इज अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द एंटायर ईयर करिकुलम। पूरे साल का जो करिकुलम है उसको कवर करना है, कैसे करना है, दैट इज़ एनुअल प्लानिंग। जो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो है करिकुलम का रिक्वायरमेंट, क्या क्या चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना टाइम उनके पास है, किस तरीके से उनको चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है कि वो उसको सबको कवर कर सकें, स्टूडेंट का क्या नीड्स है, कैसे वो अडेप्ट करेंगे, कंटेंट कैसे सीखेंगे, स्कूल में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, असेसमेंट का स्ट्रैटेजी क्या है, पीरियोडिक इवोल्यूशन हो, पीरियोडिकली उनका इवेल्युएट किया जाएगा या फिर असेसमेंट होगा उनका कंटिन्यूस, या वर्कशीट्स होंगे, फिर टीचर का क्या एक्सपीरियंस है। इसका एडवांटेज ये होता है कि उनको एक रोड मैप मिल जाता है कि उनको किस तरीके से पूरे साल पढ़ाना है। वो एलोकेट कर पाते हैं जितना टाइम उनको हर टॉपिक के लिए चाहिए, क्योंकि पहले से वेल प्लान्ड होता है, तो वो एलोकेट सही से कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी होता है, सपोर्ट होता है, फिर एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द क्लासरूम। देन वी हैव यूनिट प्लान। यूनिट प्लान होता है, इट इज़ अ डिटेल गाइड फॉर टीचिंग अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कैसे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंटेंट है, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी है, क्या आउटकम होना चाहिए, क्या असेसमेंट है, वो सब हो गया हमारा यूनिट प्लान। इसमें फोकस्ड ऑन वन टॉपिक, एक टॉपिक पे फोकस किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे मीनिंगफुल सब टॉपिक्स में। फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ यूज़ करने हैं, क्या लर्निंग आउटकम होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट उसको कैसे कवर करना है, ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेप्स क्या है इसमें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले सिलेक्ट करना, उनका कंटेंट क्या क्या कवर करना है, क्या एक्टिविटीज़ उनको करने हैं, मटेरियल क्या चाहिए, टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, असेसमेंट किस टाइप का होगा, टेस्ट होगा, प्रोजेक्ट होगा, क्विजेज होगा, वर्कशीट होगा, टाइम कितना एलोकेट करना है, फिर उसका फीडबैक। इसका एडवांटेज ये है कि ये प्रोवाइड करता है क्लैरिटी एंड डायरेक्शन फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एनकरेज करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। फिर एक जो छोटा सा एक हमारा टीचर का फोकस होता है कि उनको इस चैप्टर में ये लर्निंग आउटकम चाहिए, तो वो उनको मिल जाता है और एक ऑर्गेनाइज टीचिंग हो पाता है। उसके बाद है लेसन प्लान, पीरियड, जिसको हम लोग पीरियड प्लान भी बोलते हैं। लेसन प्लान इज अ डिटेल गाइड फॉर टीचिंग अ स्पेसिफिक लेसन। एक स्पेसिफिक लेसन यूनिट का होता है, जो उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी है, एग्जैक्टली सेम एज यूनिट प्लान। उसमें भी वही क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंटेंट क्या क्या कवर करना है, कैसे एंगेज करके रखना है बच्चों को, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, असेसमेंट मेथड क्या यूज़ करना है, और किस तरीके से एडजस्ट करना है टॉपिक को लर्नर्स के हिसाब से। एडवांटेजेस भी अगेन इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। क्लैरिटी एंड फोकस होता है, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो पाता है, टाइम का प्रॉपर यूज़ हो पाता है, एंड डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो पाता है। नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू लेसन प्लान। दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट यू हैव टू लर्न दीज, बिकॉज बहुत चांसेस है कि बीएड के एग्जाम में ये आए। व्हाट आर द अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग। तो पहला अप्रोच जो है वो है हर्बाशियन अप्रोच। In Herbartian approach to lesson planning is based on educational philosophy of Johann Friedrich Herbart, in 19th century German educator. Herbart believed that teaching should foster the holistic development. Holistic मतलब overall development of students, of child's mind, both intellectual and moral growth. The approach focused on creating meaningful learning experience that connect new knowledge with students' previous experience. तो उनका पहले से जो एक्सपीरियंस है और नया नॉलेज, इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये उनका सबसे मेन मोटिव था। स्टेप्स क्या है इसमें, प्रिपरेशन। टीचर पहले बिगिन बाय गैदरिंग द स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, बच्चों का क्या नॉलेज है वो पता करता है। दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो और क्या कॉन्सेप्ट उनको क्लास में स्टार्ट करना है। फिर प्रेजेंटेशन, किस तरीके से क्लियर मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में उनको प्रेजेंटेशन करना है, वो प्लानिंग करते हैं टीचर्स। Association, the new information is connected with the related idea. This is the key to helping students make meaning from what they learn. वो क्या learn कर रहे हैं, फिर उनको अच्छे से समझ आता है जब हम past knowledge को present knowledge के साथ connect कर लें। Generalization, the step encourages students to apply the newly learned concept to variety of contexts
फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग दैट गोज बियॉन्ड मेमोराइजेशन। जो भी वो पढ़ते हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो बच्चों को सिखाया जाता है। फिर है एप्लीकेशन, स्टूडेंट जो होता है वो अप्लाई करता है जो उन्होंने लर्न किया अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, जो कि एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो जाता है और बच्चों का अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाता है। इसका की फोकस है मोरल डेवलपमेंट बच्चों का और एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। फिर है मोरिसन्स और यूनिट अप्रोच। द मोरिसन्स और यूनिट अप्रोच इन्वॉल्व्स प्लानिंग लेसन अराउंड अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्टडी, ऑफन स्ट्रक्चर्ड अराउंड एन इंटीग्रेटेड और थीमेटिक यूनिट। इन दिस अप्रोच टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सीक्वेंस ऑफ लेसन। एक सीक्वेंस ऑफ लेसन में वो लोग उसको सेग्रीगेट कर देते हैं ताकि जो मेन टॉपिक है वो आराम से बच्चों को समझ आए। की फीचर क्या है? थीम बेस्ड लर्निंग है। स्टूडेंट्स लर्न थ्रू एक्सप्लोरिंग अ सेंट्रल थीम दैट कैन कवर सेवरल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स। Interdisciplinary, it integrates multiple subjects such as language, art, science, history, etc., providing a holistic understanding of the topic. Deeper exploration. Each lesson is a part of larger unit, allowing teachers and students to explore the content in more डेप्थ। इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक यूनिट जो होता है उसको अच्छी तरीके से वो लोग जितने भी लेसन है उसको सीक्वेंस कर देते हैं, हर टॉपिक को सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके बच्चों को समझाते हैं ताकि उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसमें स्टेप्स है यूनिट गोल, सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव उनका जो यूनिट का है, ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को लॉजिकली कैसे पढ़ाना है, स्मॉलर लेसन्स में उसको किस तरीके से उसको सेपरेट करना है, एक्टिविटीज़ क्या यूज़ करना है और असेसमेंट क्या यूज़ करना है। फोकस हो गया इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड कनेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक का एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आना। फिर हमारा इवोल्यूशन और ब्लूम्स अप्रोच। तो इवेल्युएशन और ब्लूम्स अप्रोच क्या है? द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अप्रोच टू लेसन प्लानिंग इज बेस्ड ऑन बेंजामिन ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन which categorizes learning into 6 levels: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. तो ब्लूम्स का जो अप्रोच है वो फोकस करता है प्लानिंग ऑफ लेसन प्लान दैट हेल्प स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू दीज कॉग्निटिव लेवल। ये सारे कॉग्निटिव लेवल जिसमें कवर हों। की फीचर क्या? हायरार्कियल लर्निंग है, मतलब पहले लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स वाले चीज़ें सीखना जैसे रिमेंबरिंग फैक्ट्स, फिर हायर ऑर्डर में जाना जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है और क्रिएटिंग या फिर अपना जो कॉग्निटिव स्किल यूज़ करना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टीचर्स सेट स्पेसिफिक मेजरेबल लर्निंग आउटकम एट ईच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हर लेवल में एक मेजरेबल लर्निंग आउटकम रहता है बच्चों का। फिर असेसमेंट जो होता है, इवैल्यूएशन इज डिजाइन टू एसेस द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म एट ईच कॉग्निटिव लेवल। हर लेवल के बाद उनका क्या परफॉर्मेंस है उसको देखना। इट एनकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। स्टेप्स क्या है? पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, टीचिंग मेथड सिलेक्ट करना, उसके बाद असेसमेंट करना। इसमें क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का, और ग्रेजुअली जब ये सारे के सारे वो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स जो है कॉग्निटिव स्टेप्स इसको फॉलो करते हैं, तो उससे बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत इम्प्रूव होता है। फिर है हमारा RCEM अप्रोच जो है रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन, एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। RCEM अप्रोच इज अ कंटेम्प्रेरी मेथड दैट एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन, एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इसका की फीचर क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब टीचर रिफ्लेक्ट ऑन द टीचिंग प्रैक्टिस एंड एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। रिफ्लेक्शन जो होता है वो हेल्प करता है टीचर प्रोसेस को और रिफाइन करने में, जैसे हमने माइक्रो टीचिंग में पढ़ा था। कोलैबोरेशन मतलब बच्चों को शेयर करके ग्रुप में काम करना ताकि वो और सोशल एंड इमोशनल लर्निंग उनका इम्प्रूव हो। एंगेजमेंट मतलब बच्चों का डिज़ाइन करना लेसन प्लान इस तरीके से कि वो बहुत इंटरैक्टिव हो और उसमें पूरी तरह से एंगेज रहें अपना लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए। मोटिवेशन में आ गया, टीचर जो होता है वो क्रिएट करता है एक लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चों का क्यूरियोसिटी, उनका एंथुजियाज्म, उनका मोटिवेशन एक पीक में होता है। की फोकस है यहाँ पे एक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग। इसमें है कि मेन है बच्चों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है जहाँ पे बच्चों को पूरा खुला एक दिया जाता है कि वो खुद सीखें, लर्निंग बाय डूइंग। फिर है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बच्चों को पढ़ाओ, कैसे डायरेक्शन क्लियर रहे, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर क्लैरिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपको पहले से लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता होगा तो आपको उसी हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाओगे, ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रहता है। उसके बाद एंश्योर्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का, बुक्स, टेक्नोलॉजी, मेथड, स्कूल में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है किस तरीके से यूज़ करना है, अगर आप पहले से सब प्लानिंग करके रखोगे तो आपको वो इफेक्टिवली यूज़ करने में हेल्प हो जाएगा।
Help in differentiated instruction. A good lesson plan allows for adjustments based on students' ability. बच्चों के एबिलिटी के हिसाब से आप अपने इंस्ट्रक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो. जो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं उनको कैसे पढ़ाना है, जो फास्ट लर्नर्स हैं उनको कैसे समझाना है, वो चीज़ आप पहले से क्लियर हो जाता है अगर आप हर चीज़ प्लान करके करते हो. प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी इन टीचिंग. टीचिंग में कंसिस्टेंसी रहता है, कुछ भी ब्रेक नहीं रहता. आपको पता है मुझे अभी ये करना है, ये एक्टिविटी कराना है, फिर ये क्वेश्चन देना है, फिर ये ऐसे असेसमेंट करना है. तो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई जो होता है वो चलता रहता है. सपोर्ट स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्योंकि आपने पहले से सब प्लानिंग किया है, क्या एक्टिविटी कराना है, क्या कोलैबोरेशन कराना है, किस टाइप के प्रोजेक्ट करने हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे देना है, वो पहले से आपने सब प्लानिंग किया हुआ है. इस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट मिल जाता है एंगेजमेंट में. वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से क्लास में इन्वॉल्व होकर रहते हैं, क्योंकि कुछ भी मोनोटोनस नहीं होता. फिर है प्रमोट्स टीचर कॉन्फिडेंस. टीचर को भी कॉन्फिडेंस रहता है क्लास में एंटर करने से पहले कि हाँ मुझे पता है मुझे आज ये पढ़ाना है. आप एकदम ब्लैंक होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा पढ़ाने में कि मैं आज क्या पढ़ाऊँ, कैसे शुरू करूँ, कैसे इंट्रोडक्शन दूँ क्लास का. या टीचर बहुत ही कन्फ्यूज रहता है कि इस टॉपिक का क्या इंट्रोडक्शन दूँ, कैसे इसमें कंक्लूड करूँ. तो अगर पहले से प्लान रहता है तो टीचर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. फैसिलिटेट्स रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट. अगर आप पहले से प्लानिंग करते हैं तो फिर पूरा आपके प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाने के बाद आपको एक फीडबैक मिलता है असेसमेंट के बाद, जिसमें आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम आपको अपना इंप्रूवमेंट कैसे करना है, क्या मेथड्स चेंज करने हैं या फिर बच्चों को जो हमने एक्टिविटी कराया वो चेंज करना है. आपको उस पर एक क्लियर रिफ्लेक्शन मिल जाता है. इंश्योर्स इफेक्टिव असेसमेंट, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग किया है तो असेसमेंट हो, क्विज हो, प्रोजेक्ट हो, डिस्कशन हो, सब कुछ आपका बिल्कुल टाइम पे और ट्रैक में होता है. लास्ट है फैसिलिटेट सब्सटीट्यूट टीचिंग. अ डिटेल लेसन प्लान अलाउज फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन इफ अ सब्सटीट्यूट टीचर नीड्स टू टेक ओवर अ क्लास. बाई चांस आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो आपकी जगह जो सब्सटीट्यूट आता है अगर उसके पास वो प्लानिंग आपका होगा तो उसको भी पढ़ाने में ईजी होगा. नहीं तो वो खुद ब्लैंक हो जाएंगे कि इस क्लास में क्या पढ़ाई हो रहा है या फिर क्या सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई होता है, मैं क्या पढ़ाऊँ. तो वो चीज़ नहीं रहेगा. वो टीचर जो सब्सटीट्यूट में आता है वो भी बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और वो आराम से इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़ कंप्लीट करा सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़.